Hi guys, I'm Professor नारायण नेले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। फ्रेंड, आज हम एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज द चैप्टर ऑफ द क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर है फ्रेंड, एसएसटी का। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बराबर, और कंपलसरी चैप्टर है। क्या है? कंपलसरी। इसलिए फ्रेंड ये चैप्टर को आज हमने बहुत अच्छे से फोकस करना है, ध्यान देना है। चलो देखते हैं। पहला उस चैप्टर का हम थोड़े से चार पार्ट में डिवाइडेशन किया है। आपके सामने चारों पार्ट मैंने रखे हैं। देखते हैं, पहला वाला पार्ट है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म किस प्रकार से स्टैंड हुआ। उसके बाद में सेकंड वाले टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे आया, मतलब रिवॉल्यूशन उनके मन में वो फीलिंग कैसे आई रिवॉल्यूशन की। फिर रिवॉल्यूशन चला फ्रेंड 1830 से 1848 तक, मतलब टोटली 18 ईयर्स वो क्या चला वहां पे, रिवॉल्यूशन चला, वार चले और साइलेंट हुआ। उसी की वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, इटली हुआ, ब्रिटेन हुआ। ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थर्ड में देखेंगे कैसे कैसे वो एक एक स्टेट एक दूसरे से अलग हुए, स्टेट यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का, जर्मनी का और ब्रिटेन का। और थर्ड में देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग मतलब समझता क्या आपको, जब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं वो पॉइंट लूंगा तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहला वाला पॉइंट लेना है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। आपका किताब आप खोल के बैठिए ताकि आपको समझ सके कि ये फर्स्ट आपका पिक्चर है। पहले ही पेज पे ये पिक्चर है, दिखाई दिया आपको ये पिक्चर? एक बार सीरियसली उस पिक्चर की तरफ देखो जरा। ये जो लाइन दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, यहाँ से देखो किस प्रकार से आई है। ओके, वेरी गुड। ये लाइन आई है, इसके बाद में यहाँ पे एक स्टैचू दिया है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बराबर। उसके बाद में यानी सब लोगों को फ्रीडम चाहिए, ऐसा एक इंडिकेशन इस पिक्चर में दिखाया गया है। कुछ लोगों के हाथ में फ्लैग्स वगैरह है, देखो फ्रीडम बोले, नेशन आया, नेशनलिज्म के प्रति एक प्यार तैयार हुआ, तो नेशनलिज्म की फीलिंग तैयार हुई लोगों के मन में, देश के प्रति प्रेम। नेशनलिज्म का मतलब ही वही होता है, देश प्रेम। उसको पेट्रोटिज्म हम बोलते हैं। तो देश के प्रति फीलिंग आया तो फ्लैग आया, सॉन्ग्स आया, बराबर, एंथेम आए। तो इस प्रकार से लोग कुछ गाने नारे वगैरह लगा रहे हैं और सब लोगों की एक ही डिमांड है, व्हाट इज दैट? वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, सच काइंड ऑफ लोगों ने आवाज लगाने क्या कर दिए है, शुरू कर दिया। चलो ऊपर देखते जरा, ये पिक्चर देखो जरा। ये जीसस क्राइस्ट वगैरह, ये गॉड 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 गॉडेसेस है, ऊपर रहते हैं स्काई में। यानी ऊपर से सब देख रहे थे और लोगों को ब्लेसिंग कर रहे थे, मतलब लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे कि वाह वाह, अब तुम प्रॉपर ट्रैक पे आ गए हो। अभी तुम अभी तक तुम सही मायने में आदमी का जिंदगी नहीं जी रहे थे, एक स्लेव की जिंदगी जी रहे थे किसी किंग के हाथ में। लेकिन आज तुम लोग अच्छे डिमांड कर रहे हो, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे शायद ये गॉड ऊपर से ब्लेसिंग कर रहे हैं, ऐसा उस पिक्चर में दिखाया गया है। चलो देखते हैं ये पिक्चर किसने ड्रॉ किया, इतना अच्छा पिक्चर किसने ड्रॉ किया, कब किया, देखते हैं। A picture is drawn by the फेडरिक सोरियू, ध्यान में रखना है ये इस आदमी का नाम, बराबर। ये आर्टिस्ट है। इस आर्टिस्ट ने 1848 में ये पिक्चर ड्राइव किया था। ये फ्रेंच का आर्टिस्ट है, फ्रेंच का आदमी था। चलो समझ में आया। तो ये था यूरोप का। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले मैं आपको राइज का मतलब बताता हूँ। राइज मतलब सब उठना, पेटना, मतलब सब लोग जागे हो गए एंड जागरूक हो गए कि चलो भाई हमको कुछ तो भी चाहिए, बराबर। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब पेट्रोटिज्म, द फीलिंग ऑफ लव रिगार्डिंग एनी कंट्री, पेट्रोटिक फीलिंग रिगार्डिंग कंट्री, तो उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने नेशनलिज्म की डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। अ पेट्रोटिक फीलिंग रिगार्डिंग कंट्री, यानी देश के प्रति प्यार, ऐसा लोगों के मन में आने लगा। देखो पहले और फिर राइज बताया मैंने, नेशनलिज्म बताया, अब बताऊंगा यूरोप। यूरोप देखा है आप लोगों ने? 7 कॉन्टिनेंट है फ्रेंड पूरे वर्ल्ड में, हम एशिया में रहते हैं। तो एक यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, वगैरह वगैरह, बराबर। तो उसमें का हम स्टडी कर रहे हैं यूरोप का। फ्रेंड ये जो यूरोप है, आज वर्ल्ड में सबसे यदि डेवलप यदि कौन सा प्लेस है या रिच लोग कहीं पे रहते हैं, तो यूरोप है। यूरोप देखने के बहुत लोगों की इच्छा, आजकल बहुत टूरिज्म चलता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये यूरोप सबसे पहले फ्रेंड, इस यूरोप के लोगों को लगने लगा, यूरोप पहले कैसा था, ऐसा बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ मतलब बहुत सारे किंग्स
वहां पे जगह जगह पे 10-10 किलोमीटर के बाद में एक एक किंग रहता था, और उस किंग के अंडर कुछ लोग क्या करते थे, रहते थे। समझ में आ रहा है? ऐसा सिस्टम था पहले। ऐसे नेशन स्टेट वगैरह कुछ भी नहीं था फ्रेंड। तो राजा रजवाड़े वगैरह वैसे रहते थे और उसके अंडर कुछ लोग काम करते थे। यानी राजा की जमीन रहती थी, लैंड रहती थी, और लैंड वो कसने के लिए पीजेंट को देता था, और पीजेंट बेचारे काम करते थे और सब अनाज आके किसको देते थे, वो राजा को देते थे। और राजा फिर रूल करता था। रूल्स, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द किंग। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता था? राजा बनाता था। एंड पीपल हैव टू फॉलो इट, और सब लोगों को उसके रूल्स क्या करना पड़ते थे? फॉलो करने पड़ते थे। ये था पास्ट। आज है क्या ऐसा कोई कि हमको किसी के रूल्स फॉलो करना पड़ रहा है? तो नहीं फ्रेंड, आज हम पूरे फ्रीडम है। वैसा पहले लोगों को फ्रीडम नहीं था। जैसे आज मुझे लगा कि चलो मैं आज छुट्टी मार लेता, तो मुझे छुट्टी है आज, तो वैसा पहले जमाने में नहीं था। राजा ने कहा कि ऐसा करना है तो करना है। राजा ने बोला जान देना है मेरे सामने, तो जान देना ही है। राजा जब चाहे किसको जेल डाल सकता था, जब चाहे किसको फांसी दे सकता था। तो ये पहला जमाना था। लेकिन आज ऐसा नहीं है फ्रेंड। आज क्यों नहीं है? तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो वैसा यूरोप में कुछ भी नहीं था। पहले राजा वगैरह सिस्टम था। समझ में आया आपको? तो ये था यूरोप। फिर उस लोगों के कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, वहां के लोगों के मन में, कुछ लोगों के टैलेंटेड टैलेंटेड लोगों के मन में एक फीलिंग तैयार हुई। काय की फीलिंग? कि दैट इज द राजा, ये जो मोनार्ची सिस्टम है दैट इज रॉन्ग। यार हमारे ओपिनियन को कुछ वैल्यूज दी, तो हमारे भी ओपिनियन को क्या होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। तो सच काइंड ऑफ टेंडेंसी, सच काइंड ऑफ थिंकिंग थॉट्स वेयर अराइजेस इन द माइंड ऑफ द यूरोपियन पीपल। ये यूरोपियन लोगों के मन में तैयार होने लगे। और फिर उनको ऐसे लगने लगा कि यस, ये मोनार्ची सिस्टम रॉन्ग है, उसके जगह पे क्या होना चाहिए था? और डेमोक्रेसी होना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आना चाहिए था। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहिए। लोगों के वोटिंग करना चाहिए। पहले कैसा था? पहले राजा रहता था, फिर उसके मरने के बाद उसका लड़का राजा बनता था, उसके मरने के बाद उसका पोता राजा बनता था, है ना? उसके घरानेशाही थी। तो ये लोगों को पसंद नहीं था कि चलो भाई ऐसा क्यों, सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए। दैट्स वाई उनके मन में ऐसा तैयार हुआ। तो क्या हुआ? नेशन के प्रति, फिर ये हमारा नेशन है, फिर लोगों के मन में एक, लोगों ने थिंकिंग चालू की। क्या? व्हाट इज माय नेशनलिज्म? चलो देखते हैं सेकंड लाइन। नेशनलिज्म इन यूरोप कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। व्हाट इज बाय फ्यूडलिज्म? यानी पहले जमाने में फ्यूडल सिस्टम थी वहां पे। मतलब फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या? मोनार्ची सिस्टम। लेकिन अब वो मोनार्ची डिक्लाइन हो गई। मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है फ्रेंड एंड ऑफ। और फिर बिगिनिंग ऑफ रिनाइसेंस, यानी लोगों के मन में एक नई, रिनाइसेंस मतलब नई आशा, बराबर एक नई उम्मीद। लोगों के मन में एक नया काल लोगों के मन में चल रहा था, और कुछ नई आइडियाज लोगों के मन में आए, उसको बोलते इनोवेटिव आइडियाज वगैरह लोगों के मन में आ गई। द रिनाइसेंस एंड फोस्टर द न्यू पॉलिटिकल आइडियाज, और लोगों के मन में एक नई पॉलिटिकल आइडिया आई कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो एक्टिव होगा वो सामने रहेगा, उसके बाद में हम उसको वोटिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको वोट मिले तो वो आदमी क्या बन सकता है? हमारा किंग बन सकता है। लेकिन सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, लॉ बराबर होना चाहिए। ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोगों ने मन में ठान लिए और बना लिए। दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। ओके, क्या क्या चाहिए था लोगों को? क्या नए रिनाइसेंस आए थे? द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। लोगों को पहले लिबर्टी पता नहीं था। पहले लोग स्लेवरी करते थे, पता है आप लोगों को, राजा की। लेकिन आज लोगों को क्या चाहिए था? लिबर्टी चाहिए था। दूसरी बात चाहिए थी इक्वालिटी, मतलब समानता किसी भी चीज में। तीसरी चाहिए थी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, बंधुभाव। और फिर एंड नेशनलिज्म डोमिनेटेड द सोशल एंड पॉलिटिकल सेंस ऑफ यूरोप इन 19th सेंचुरी। फिर 19th सेंचुरी में उस लोगों के मन में सच काइंड ऑफ सोशल और पॉलिटिकल बहुत बड़ा क्या हुआ था? चेंज हुआ था। तो यही आज हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। ये किसके मन में तैयार हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन के मन में। तो सैल्यूट टू देम। तो पहला सैल्यूट यूरोपियन लोगों को बनता है कि इतने टैलेंट्स उन लोगों में उस जमाने में थी। समझ में आया? तो फिर, और उससे भी बड़ा सैल्यूट देने को यूरोप में मेरा मन कहता है वो फ्रेंच लोगों को। आप बोलेंगे क्यों सर? तो देखो मेरा सेंटेंस नीचे दिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड 1789 में। तब वर्ल्ड को कुछ भी बातें पता नहीं थी। व्हाट इज मीन बाय मोनार्ची, व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन।
ये कुछ भी बातें पता नहीं थी उस जमाने में। उन लोगों को ये बातें पता मन में उनके आ गई कि नहीं भाई डेमोक्रेसी होना चाहिए, कि नहीं भाई लोगों की सत्ता आनी चाहिए, नहीं भाई लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए। ये वर्ड्स उस जमाने में किस प्रकार से आए होंगे, ये मैं भी शॉक हूँ सुन के कि इस प्रकार की थिंकिंग उन लोगों में। सबसे इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ फ्रेंच लोगों को सबसे पहला, क्योंकि यूरोप में फ्रेंच लोगों के मन में रिवॉल्यूशन का एक हुड़ किस प्रकार से एंट्री किया मुझे पता नहीं। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, चलो भाई कुछ क्रांति करते, कुछ अलग करते, एक सडन चेंज करते समाज में, उसको बोलते रिवॉल्यूशन। और सारे लोगों का हित के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए। तो इस प्रकार से सबसे पहला रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड यूरोप में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके डेट भी मैंने दी है 1789 में। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला एक्सप्रेशन यूरोप में फ्रेंच लोगों ने किया था कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, फ्रीडम चाहिए। पीपल डिमांडेड एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्ची, सब लोगों ने एक ही डिमांड कर डाला था, क्या? वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मोनार्ची, हम किसी के नहीं सुनेंगे। देखो फ्रेंड, आप लोगों ने सुना होगा, अपन ने 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई में ये चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी का ही आप अपने आंखों के सामने लाते, जो आपको सारा आपको याद आता जाएगा। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, किन लोगों ने किस प्रकार से डेमोक्रेसी का डिमांड किया था, बराबर, तो ये अपन उसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या चेंजेस हुए, तो मैंने बताया आपको कि पहले वहां पे लुइस 16 था, बराबर। लुइस 16 नाइन्थ में तुम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहां पे प्रॉब्लम आए थे, किस प्रकार से लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था, और किस प्रकार से वहां पे असेंबली, नेशनल असेंबली बनाई थी, बराबर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वही देखते हैं। ला पार्टे एंड ली सिटियन एम्फाथाइजेस, व्हाट इज ला पार्टे? ला पार्टे का मतलब होता है फादरलैंड, एंड लिव सिटियन मतलब सिटीजनशिप। एम्फाथाइजेस यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट, यानी सब लोगों की एक ही डिमांड थी, मतलब बड़े से लेके छोटे तक सारे सिटीजन की एक ही डिमांड थी, सब लोग यूनिटी बनाया, सब लोगों ने, कम्युनिटी ने, और सबको चाहिए बोले इक्वल राइट। एम्फाथाइज मतलब फोकस करना, जोर देना। समझ में आया ये वर्ड एम्फाथाइज? मैंने पहला वर्ड बताया ला पार्टे एंड ले सिटियन, तो ये सब लोगों को राइट चाहिए था, यानी इस प्रकार से रिवॉल्यूशन में ये बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा चेंज, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्च टू कॉमन पीपल, और फिर पावर ट्रांसफर हुई फ्रेंड, जो राजा के पास थी वो कॉमन लोगों के हाथ में क्या आ गई, पावर आ गई। ये भी बहुत बड़ा चेंज हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, यानी नया क्या लाया गया, झंडा लाया गया, बराबर। नया फ्लैग उन्होंने बनाया अपने कंट्री के लिए। द फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज, और फिर उन लोगों ने एक लैंग्वेज बना ली, नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच को। फिर न्यू नेशन एंथेम कंपोज, कुछ लोगों ने तो क्या बनाया, नया नेशनल एंथेम बनाया। अभी नेशनल एंथेम समझता ना आपको, राष्ट्रगीत, जैसा हमारा जनगण मन है वैसा उन लोगों ने भी, फ्रेंच लोगों ने भी बनाया। ओथ वगैरह ली गई। देखो ये बातें आज हम करते हैं, वो बातें उन लोगों ने बहुत पहले किया है। ओथ, ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेना। मतलब जो पीएम होता है, सीएम होता है, जो शपथ लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, इस प्रकार से उन लोगों ने भी क्या लिया था, शपथ लिया था। स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, यानी वहां पे सब लोगों ने वोटिंग किया, यानी एक इलेक्शन हुआ, फिर लोगों ने वोटिंग किया, फिर उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट होके आए, फिर उन्होंने ओथ वगैरह किया, फिर नेशनल असेंबली बनाई गई। देखो कितना बड़ा चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, फ्रेंच में हो रहे हैं, लेकिन कब, आफ्टर द रिवॉल्यूशन। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एबॉलिश, देखो पहले क्या था, इंटरनल कस्टम ड्यूटी लगाते थे कौन, राजा लोग। अभी अपने अपने कंट्री में अपन कस्टम ड्यूटी लगाएंगे क्या, तो नहीं, लेकिन वहां पे लगाया था, लेकिन वो भी क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया। जो राजा लोगों ने टैक्स वगैरह लेते थे वो सब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी, और फिर उसके बाद में फ्रेंच के लोगों को ऐसे लगने लगा कि चलो ये जो हमें हमारी आइडिया है नेशनलिज्म की, जैसे हम सक्सेस हो गए, तो वैसे सारे यूरोप के लोगों को हम ये सिखाएंगे, ताकि पूरा यूरोप क्या होना चाहिए, इस प्रकार से फ्री होना चाहिए, सच काइंड ऑफ थिंकिंग होते हैं। तो अच्छी थिंकिंग थी किस लोगों की, फ्रेंच लोगों की। फिर उनकी आर्मी दूसरे इसके भी ऊपर यानी दूसरे लोगों को भी बताने लगी। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, 1789 में फ्रेंच में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ। मैंने बोला आपको
कि पहला बोला मैंने 1779 में, फिर उसके बाद में 1789 में, कितने साल हो गए? 10 साल। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची फॉर्म हो गई 10 साल में। ओके, 1789 और 1799। आफ्टर 10 इयर्स यानी 89 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। सॉरी, मैंने 79 बोला, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई गई, फॉर्म हो गई। मतलब राजा था अभी भी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। मतलब राजा था, लेकिन राजा सिर्फ नाम का राजा था। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा सत्ता चल रही। समझ में आया? ओके, मतलब डेमोक्रेसी जैसा। ओके, जैसा आज पीएम है, सीएम है, वो तो कैसे कर चलाते, वैसे आज हम भी उनको मोनार्ची बोलेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो इस प्रकार से आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद क्या इफेक्ट हुआ? 1799, देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आ गया, लेकिन 1799 में क्या हुआ? कुछ कंजर्वेटिव पीपल आए। कंजर्वेटिव पीपल मतलब समझता क्या आपको? जुने ख्यालात वाले लोग। उनको ऐसे लगने लगा कि नहीं, दैट इज बैड, वो पहले वाली सिस्टम क्या थी, बहुत अच्छी थी। तो फिर 1799 में 10 साल बाद एक नेपोलियन आया। आपको पता है नेपोलियन बोनापार्टे केम एंड स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल पावर ऑन फ्रांस, और फिर वो अपनी पावर फ्रांस को क्या करने लगा? दिखाने लगा। तो ये था नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में मैं डिटेल में आपको बताता। नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 से 1821 में। ये फ्रेंच मिलिट्री में ज्वाइन हुआ था पहले। पॉलिटिकल लीडर बना, हु गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा उसका रोल था। रूल्ड फ्रांस, फिर उसने बाद में फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया। तो कब ले लिया? ध्यान में रखना है ये ईयर 1799 टू 1815 तक। ध्यान में रखना है तारीख, कहां तक? 1815 तक। और जिम एब्सोल्यूट पावर, और उसने अपने हाथ में पूरी की पूरी पावर क्या कर ली? अपने कब्जे में कर ली। और एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची उसने खत्म कर डाला, और उसने खुद का क्या डाला? एक बार मोनार्ची स्टार्ट की और वो किंग बन गया। बराबर। एक कंजर्वेटिव लोगों को लगता था और ऐसा हो गया। स्टार्टेड इज पॉलिटिकल पावर ऑन फ्रांस, और एक बार 10 साल बाद, सिर्फ 10 साल तक ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची काम किया। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची काम नहीं किया। नेपोलियन वहां का क्या बना? किंग बना। 1804 में नेपोली कोड उसने लाया, सिविल कोड लाया। आप बोलेंगे नेपोलियन कोड क्या था, सिविल कोड क्या था? तो ये नेपोली कोड वगैरह क्या क्या था देखते हैं। अज्यूम एब्सोल्यूट पावर, बिकमिंग द फर्स्ट काउंसिल, वो डायरेक्ट क्या बना? काउंसिलर बना। सिविल कोड, नेपोली कोड स्टार्ट किया था 1804 में। और फिर उसने क्या क्या किया? तो पहला काम किया, नीचे देखो, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसने एक बहुत अच्छे काम भी किए, ऐसा मैं उसके ऊपर नहीं कहता कि वो बुरा था, उसकी सोच बहुत अच्छी थी। उसने सबसे पहले एक अच्छा कायदा लाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सब राजा हो या रंग हो, दे ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। यानी कायदे के सामने सब क्या थे? सेम थे, इक्वल थे। ये पहला काम किया। लोगों ने तालियां बजाई, वाह, नेपोलियन इज द ग्रेट। सेकंड काम किया, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कोई भी आदमी अपने कष्ट कर सकता है, श्रम कर सकता है, बाद में अपने पैसों कमा सकता है, बाद में प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है। वाह, ये भी बहुत बड़ा रूल उसने उस जमाने में लगाया। उसके बाद में क्या किया? फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश। उसने जो पहले फ्यूडल सिस्टम थी, मतलब क्या थी? मतलब जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, वो पीजेंट को जमीन वगैरह देते थे, और उनसे टैक्स वगैरह क्या करते थे? वसूल करते थे। तो ये सिस्टम भी उसने क्या कर डाला? एबॉलिश कर डाला। मतलब जैसे डेमोक्रेसी में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, वैसा कुछ करना उसने चाहा और कर रहा था। उसके बाद में क्या किया? फ्रीड प्रिजन्स फ्रॉम द सर्फडॉम। व्हाट इज बाय सर्फडॉम? मतलब डिफिकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन। देखो फ्रेंड, कुछ पिजेंट को, कुछ लैंडलॉर्ड लोगों ने, एरिस्टोक्रेट लोगों ने क्या करके रखा था? बहुत जमीनें लेके रखी थी, बाद में वो जमीन उनको कसने का दिए करते थे। किसको? पिजेंट लोगों को। और फिर उनसे टैक्स भी वसूल करते थे, पैसे भी लेते थे। तो ये सिस्टम से लोगों को क्या कर डाला? फ्री कर डाला। तो बहुत खुश हो गई जनता। अब कौन खुश हो गए? पब्लिक। कहा कि फ्रेंच। क्यों? बिकॉज ऑफ नेपोली कोड। देन गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। व्हाट इज बाय गिल्ड? गिल्ड का मतलब होता है फ्रेंड स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन। जो भी कुछ लगाए थे बुरे रेस्ट्रिक्शन, तो उसने सारे के सारे जो जो भी अपोजिट टू पब्लिक थे,
और गुड क्वालिटी थे, तो वो सब उसने हटा दिए। यानी कारोबार एकदम, यानी फॉर एग्जांपल कैसा, अभी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको देता कि ये तुम्हारा माल इस एरिया में प्रोडक्शन हुआ है तो ये माल इसी एरिया में बेचना, दूसरी एरिया में लेके जाना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, फिर उसने क्या किया, ये सारा ओपन कर डाला कि नहीं तुम कहीं पे भी तुम्हारा माल क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, बेच सकते हो। यानी गिल्ड जो रेस्ट्रिक्शन थे, यानी बुरे रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे मोनार्स लोगों ने, तो ये उसने निकाले। मतलब ये मोनार्सो था, बट एज अ मोनार्च काम नहीं कर रहा था, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च जैसा काम कर रहा था। समझ में आया आपको? यानी इसलिए नेपोलियन फ्रेंच में, फ्रांस में बहुत बहुत फेमस हुआ। लेकिन और एक अच्छा काम उसने किया, ट्रांसपोर्ट लगाया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा डेवलप किया। मतलब यहाँ का माल ये कंपनी का वो कंपनी में, ये एरिया का वो एरिया में बहुत अच्छा जाने लगा। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम उसने लाया, बहुत अच्छे लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे से करने लगे। एक ही लैंग्वेज को उसने अच्छा माना, जो फ्रेंच लैंग्वेज थे वो ऑफिशियली उसके लिए यूज करना चालू कर दिया। यानी बहुत अच्छे अच्छे काम उसने लाए। लेकिन देखो फ्रेंड, कुछ अच्छा अच्छा करते करते समय क्या हो जाता है, कुछ हमारे हाथ से कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, तो लोग फिर बाद में हमें बोलते हैं कि दिस वॉज रॉन्ग। ये बातें सब अच्छी है लेकिन ये बात उसने रॉन्ग किया। तो उसी प्रकार से जैसे आज भी हमारे मोदी जी को भी जो अच्छे काम करता है, लेकिन लोग फिर भी कुछ ना कुछ उसके हाथ से कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो लोग उसको पकड़ के रखते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो आदमी कुछ अच्छा काम करता है तो उसके हाथ से बुरा तो एक आधा होगा। तो उसी प्रकार से कुछ अच्छे इफेक्ट हुए, कुछ निगेटिव इफेक्ट भी हो गए। पहला नेगेटिव इफेक्ट, उसने थोड़ा सा क्या कर दिया था, इंक्रीज टैक्स। क्यों लगाया था अभी टैक्स उसने? टैक्स लगाने का मतलब था उसको कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करना था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा करना था, रोड्स वगैरह डेवलप करने थे, एंड दैट्स व्हाई उसने थोड़ा सा टैक्स क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। बट लोगों को ये बात खटक गई। दूसरी बात, उसने सेंसरशिप वॉज इम्पोज, यानी उसके अगेंस्ट मीडिया ने यदि कुछ बोला तो मीडिया को रेस्ट्रिक्ट किया था, यानी सिर्फ मेरी सुनना। तो ये बात कही तो भी लोगों को खटकने लग गई। और तीसरी बात, और एक खतरनाक काम उसने किया था, मिलिट्री सर्विसेज वेयर मेड मैंडेटोरी। मैंडेटोरी मतलब कंपलसरी, मतलब हर एक घर में से या दो उनके फैमिली में से एक आधा तो भी आदमी मिलिट्री में होना। क्यों? क्योंकि उसको सेना बढ़ानी थी। अभी सेना बनानी थी क्या, क्यों? क्योंकि उसको दो और दूसरे राज्यों पे अटैक करना था। यानी इसलिए उसने थोड़ा सा ये काम किया था। तो इसकी वजह से लोग और एक बार क्या हो गए थे, नर्वस हो गए थे, नाराज हो गए थे। समझ में आया? आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अभी इंपरियलिज्म का मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। इंपरियलिज्म मतलब क्या, ग्रीडीनेस बढ़ गया। देखो कुछ लोगों को थोड़ा सा इतना मिलता है तो आदमी को क्या लगता है, और थोड़ा सा आगे मिल गया तो बच्चा होगा। 1 लाख रुपए यदि मैंने उसको दे दिया तो बोला दो दिए तो अच्छा होता था, डेढ़ देता तो अच्छा होता था। तो यानी इस प्रकार की जो टेंडेंसी है, तो उसी प्रकार से इसका भी ऐसा ही हाल हुआ। यानी जो क्या बोलते थे, नेपोलियन था, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। दैट्स वाई बाकी के राजाओं को टेंशन आ रहा था कि साला ये सिस्टम अभी हमारे राज्य में भी ना आ जाए। क्यों टेंशन आ रहा था? क्योंकि वो राजा था लेकिन मोनार्च नाम का था, लेकिन सही में पब्लिक के लिए काम करता था। तो इसलिए बहुत सारे स्टेट्स या नेशन, जमाने में स्टेट या नेशन नहीं थे, बट समझो स्टेट या नेशन, जो उसके अगेंस्ट बनने लगे। और फिर युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? नेपोलियन के बीच में एंड प्रैप के बीच में। ये देखो यहाँ पे वर्ड है, ये प्रैप। किस किस के बीच में वो युद्ध हुआ? नेपोलियन और प्रैप के बीच में। अभी प्रैप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, नीचे दिया है। रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये 4 स्टेट या 4 कंट्री बोलो तुम, ये कंपेयर, ये एक साथ, और एक इधर नेपोलियन, दोनों का युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ, नेपोलियन हार गया, नेपोलियन का डेफिट हुआ। बराबर। वो बैटल ऑफ वाटरलू था, ध्यान में रखना है आपको। ये एमसीक्यू में 100% क्वेश्चन आता है। बैटल ऑफ वाटरलू किन किन के साथ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, रीजन क्या थे, नेपोलियन का डिफीट किस प्रकार हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको आता है। तो प्लीज ये सारी बातें ध्यान में रखना है। आफ्टर नेपोलियन डिफीट, फिर जब नेपोलियन का डेफिट हुआ, तो फ्रांस वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एस्टेब्लिश। और एक बार लोगों के मन में अच्छे ख्याल आए कि नहीं भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची अपन एस्टेब्लिश किया जाए।
तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एस्टेब्लिश की गई। देखो बराबर सीक्वेंस ध्यान में रखना, सबसे पहले क्या था मोनार्ची, फिर लोगों ने क्या लाया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, फिर 10 साल बाद में और नेपोलियन ने क्या लाया मोनार्ची, और नेपोलियन का डिफीट होने के बाद में क्या लाया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब बर्बन डायनास्टी मतलब बर्बन फैमिली से डायनास्टी से एक किंग बर्बन को किंग बना दिया गया। ये कौन था? लुइस 16 के फैमिली से बिलोंग्स टू था। ये भी सिर्फ नाम का राजा था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च था। समझ में आया? मतलब पूरा मोनार्च नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हुआ। लेकिन ये इस वार में बहुत नुकसान हुआ था, बहुत उसके बैड इफेक्ट हुए थे। फ्रेंच को उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। फ्रेंच में इस वार की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी, पहला प्रॉब्लम। पॉपुलेशन ट्रिमेंडस बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, गरीबी पावर्टी बढ़ गई थी, बराबर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, फूड स्कार्सिटी हो गई थी, स्टारवेशन हो गया था। ये सारा वार की वजह से हो गया था और लोग एकदम पुअर बन गए थे, लोगों के पास पैसा भी कुछ भी नहीं था। ये सब वाटरलू के क्या है? इफेक्ट है। मतलब नेपोलियन का डेफिट होने के बाद इफेक्ट है। फिर प्रैब ने क्या किया था? प्रैब ने भी बहुत, यानी जब नेपोलियन का डेफिट हुआ तो प्रैब ने क्या किया? ट्रीटी ऑफ वियना किया और उसके ऊपर साइन कर दिया गया नेपोलियन ने। वो ट्रीटी था पीस ट्रीटी, मतलब शांति के लिए बनाया था। आज के बाद फ्रांस किसी का टेरिटोरी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, किसी के टेरिटोरी लेगा नहीं, किसी से फाइट नहीं करेगा, बराबर। ये सारी बातें उसमें डिसाइड हुई। और ऊपर से जो जो पैसा उन्होंने, मतलब जो जो नुकसान किया अदर कंट्रियों का, मतलब प्रैप का, मतलब प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन का, वो सारा पैसा स्लोली स्लोली फ्रांस ने इन कंट्रियों को देना है। बाप रे, इतनी सारी बातें ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुई? डिसाइड हुई। चलो देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ। पहला, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटोरीज, कुछ भाग फ्रांस का दूसरे को देना पड़ा। इट हैज एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, जो नेपोलियन ने लिया था वो दूसरों को देना पड़ा। जो जो ऊपर जिन जिन के ऊपर उन्होंने नेपोलियन अटैक किया था कुछ पार्ट उसके बना लिए थे, वो रिटर्न लोगों को करना पड़ा। दूसरा बात, प्रूशिया was given new territory on its western frontier। जो वेस्टर्न फ्रंटियर पार्ट था फ्रांस का वो प्रूशिया को देना पड़ा। और ऑस्ट्रिया वाज गिवन अ कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न इटली। बाप रे, ऑस्ट्रिया को भी नॉर्थर्न इटली को कंट्रोल करना पड़ा, वो भी देना पड़ा। रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रूशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ सैक्सोनी। तो ये सब सारी बातें फ्रांस को देने पड़े हैं दूसरों को। France was forced to give money which was expended by the Prab in the war। मतलब प्रैब का जितने भी पैसे गए हैं, सोना गया है, चांदी गया है, जो जो भी लॉस हुआ है उसका रीपे करना है किसको? फ्रांस को। तो अब मुझे बताओ फ्रेंड, ये पॉसिबल था फ्रांस के लिए? नहीं। या पॉसिबल भी था, लेकिन फिर ये सब करने के लिए बर्बन ने क्या किया? ऑब्वियसली मुझे यदि किसी के पैसे देना है तो मैं क्या करूंगा? लोगों से ही वसूल करूंगा ना। तो बर्बन ने क्या करना चालू कर दिया? इंक्रीज द टैक्सेस, और लोगों से पैसे वसूल करने लगा और वो पैसा किसको देने लगा? प्रैप को। तो ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद लोग और सैड हो गए। समझ में आया? और फिर प्रॉब्लम में आ गया। ये था मेरा टॉपिक नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। समझ में आया बच्चों? अभी देखते हैं टॉपिक नंबर सेकंड, जिसका नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। फिर क्या हुआ? और एक बार फ्रेंच के लोगों ने क्या किया? रिवॉल्यूशन किया। क्यों किया? उनको वो सिस्टम पसंद नहीं थी। उनको और लगता था कंजर्वेटिव को कि नहीं भाई, अपने अपना पहला वाला मोनार्ची अच्छी सिस्टम थी, उसने तो भी हमको अच्छे अच्छे काम किए थे। ये बर्बन आया के बाद में तो उसने बहुत बड़ा नुकसान कर डाला हमारा। ऐसा होने लगा। फिर यूरोप में और एक बार क्या होने लगा? रिवॉल्यूशन होने लगा। देखते हैं ये जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है फ्रेंड, कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है? 1830 से 1848 तक। मतलब कितने साल है? 18 साल, 18 इयर्स। एंड फिर यूनिफिकेशन हुआ जर्मन और इटली का 18 साल के बाद।
देखो फ्रेंड, यूरोप बहुत यानी ये झंझट में बहुत पड़ा था। यूरोपियन सोसाइटी बेचारी मैड हो चुकी थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या नहीं करे। यूरोप में पहले सिर्फ दो ही समाज थे। देखो पहला देखते हैं, एरोस्ट्रोक्रेसी मतलब रिच लोग, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एरोस्ट्रोक्रेसी। एरोस्टोक्रेट लोग लैंडलॉर्ड थे, लेकिन वो सिर्फ 20% थे। कितने परसेंट थे? 20%। और बाकी के 80% क्या थे? पिजेंट्री थे। पिजेंट्री मतलब समझता ना, काश्तकारी फार्मिंग काम करने वाले लोग। जो एरोस्टोक्रेट थे वो लैंडलॉर्ड थे, वो राजा वगैरह थे, राजा के अंडर काम करने वाले लोग थे। लेकिन उनकी पॉपुलेशन क्या थी रे? कम थी। मैंने पहले ही बताया आपको कि ज्यादा से 20 या 30% वो लोग थे। लेकिन इन्हीं लोगों को ऑल राइट्स थे यूरोप में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यूरोप का। और कुछ लोग पिजेंट्री थे, वो लैंडलेस थे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन उनको कुछ भी क्या नहीं था, राइट्स नहीं था, क्योंकि वो पुअर थे। और पहले लोग पिजेंट्री लोग ये 70-80% थे, फिर भी आवाज नहीं उठा रहे थे। क्यों नहीं उठा रहे थे? क्योंकि उनको समझता नहीं था, अक्कल का कांदा नहीं था उनको। पहले तो ब्रेन नहीं था, एजुकेटेड नहीं थे। नो एजुकेशन की वजह से वो सारे लोग सुनते थे एरिस्टोक्रेट को। उनको ऐसा लगता था हम इसके लिए जन्म हुए हैं, हमारा लोगों का सुनने के लिए। लेकिन इसी पीरियड में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या शुरू हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ लोग बहुत जो रीच थे उन्होंने इंडस्ट्री चालू कर दी थी। लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ने लगी। स्किल्ड लेबर वहां पे क्या नहीं थे? अवेलेबल नहीं थे। तो फिर उनको स्कूलें ओपन करना पड़ा, ताकि उन स्कूलों में बच्चे डाल सके, यानी जो पीजेंट के बच्चे उनमें आएंगे, फिर उनको बच्चों को एजुकेशन देंगे, फिर वो टैलेंटेड बनेंगे, स्किलफुल बनेंगे, फिर अपन उसको उनकी इंडस्ट्री में काम करने को लगा देंगे। ऐसा रिच लोगों का, एरिस्टोक्रेट लोगों की थिंकिंग है। और फिर उसी की वजह से उन्होंने कुछ स्कूलें वगैरह चालू किया। स्कूलों की वजह से कुछ बच्चे क्या हुआ, ये नया एक फॉर्म, एक सोसाइटी वहां पे फॉर्म हुई। 5-10 सालों में न्यू मिडिल क्लास वहां पे फॉर्म हुआ। ये कहां से था? पिजेंट्री में से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ? पिजेंट्री से। पिजेंट के कुछ बच्चे एजुकेशन लिया और एक नया समाज स्टार्ट हुआ जिसका नाम था मिडिल क्लास। वो एजुकेटेड थे। कुछ बच्चे इंडस्ट्री में काम करने रहे थे, कुछ डॉक्टर्स बने थे, कुछ टीचर्स बने थे, कुछ इंजीनियर बने थे। तो इस प्रकार से एक नया समाज वहां पे फॉर्म हुआ, नया एजुकेटेड। तो उनको, लेकिन ये क्लास ने ही सच में रिवॉल्यूशन किया है। रिवॉल्यूशन में सिर्फ एक क्लास ही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी ये दो क्लास इधर के कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी ने ही रिवॉल्यूशन किया और इसी ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। द मिडिल क्लास ब्रॉट एन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। उनके ही वजह से नेशनलिज्म की आइडिया आई। उन्हीं की वजह से कुछ लोगों को लगने लगा कि नहीं, फ्रीडम होना चाहिए। उसी की वजह से इक्वालिटी बिफोर लॉ आया और राइट टू वोट, और सब लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलने लगा। ये चाहने के लिए इन लोगों ने उठाव किया, इस लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। समझ में आया? द मिडल क्लास एस्टेब्लिश्ड यूनियन कस्टम। उन्होंने एक यूनियन कस्टम चालू किया कॉल्ड ज़ोल्वेरियन। ध्यान में रखना, आपको 100% ये क्वेश्चन आता है, हु वाज ज़ोल्वेरियन, व्हाट इज ज़ोल्वेरियन? ज़ोल्वेरियन, इट इज द मिडल कस्टम, यूनियन कस्टम ऑफ द मिडल क्लास, एस्टेब्लिश्ड बाय मिडल क्लास, इन व्हिच दे एबॉलिश ट्रेड बैरियर। इन लोगों ने सबसे पहला काम किया, ट्रेड में जो बैरियर थे वो निकाल डाले। पहले देखो ट्रेड में बहुत बैरियर थे, यानी इस प्लेस का माल ये नहीं ले सकते, ये प्लेस का माल वो नहीं ले सकते, और ये माल यहाँ पे पैदा हुआ तो यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, यानी बहुत ज्यादा क्या थे, बैरियर्स थे। तो ये सारे बैरियर्स इन लोगों ने एबॉलिश किया ज़ोल्वेरियन संघ ने। एंड वहां पे और एक दूसरा प्रॉब्लम था, पहला ट्रेड बैरियर प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम था करेंसी प्रॉब्लम। देखो पूरे यूरोप में कम से कम 28 से 30 क्या थी? करेंसी थी। तो सारी करेंसी पहले क्या कर डाली? एबॉलिश कर दी गई, बराबर। और एक ही करेंसी लाने का चाहा। क्यों? क्योंकि क्या था, जगह जगह पे छोटे छोटे क्या थे, स्टेट थे, हर एक स्टेट ने खुद की क्या था, हर एक राजा ने खुद की क्या लाई थी, करेंसी लाई थी। ये यहाँ पे चलेगा, ये नाना यहाँ का करेंसी वहां पे लेके गए तो नहीं चलता था, तो प्रॉब्लम आते थे। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दैट्स व्हाई उन लोगों ने वो प्रॉब्लम क्या कर डाला, सॉल्व। सो कंजर्वेटिव थॉट देयर शुड बी मोनार्ची। लेकिन ये सब जब होने लगा, तो जो कंजर्वेटिव लोग थे, कंजर्वेटिव मतलब कौन रहे? एरोस्टोक्रेट। उनको ऐसा लगने लगा, रिच लोग या पुरातनवादी लोग, तो इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि साला ये तो हमारा राज्य तो सब चला जाएगा, अभी तो सब नया नया आने वाला है। तो फिर इन लोगों ने थोड़ा सा मोनार्ची चाहिए ऐसा आवाज उठाने लगे, बराबर है। देखो उसके क्या क्या परिणाम है। ये
रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या पहला रिवॉल्यूशन का इफेक्ट हुआ, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन या यूरोप रिवॉल्यूशन। जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, तो पहला बार 18 ईयर्स में ये वॉर चला था, वो 18 ईयर्स, और 18 ईयर्स के वॉर में सारा क्रॉप वे आर नॉट ग्रोइंग वेल। उस वॉर की वजह से क्रॉप वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। दूसरी बात, हंगर एंड हार्डशिप। अभी हंगर एंड हार्डशिप मतलब क्या, क्रॉप नहीं तो फूड नहीं, फूड नहीं तो लोगों के पेट नहीं भरते थे, फिर हंगरी, फिर स्टारवेशन, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स लोगों को क्या करने पड़े फेस। उसके बाद में फ्रेंड पॉपुलेशन इंक्रीज, फिर लोग घर पे बैठने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट, बाप रे अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ द मशीन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मशीनें लाई रिच लोगों ने, जहाँ पे 100 लोग काम करते थे वहां पे एक मशीन काम करने लगी, 99 लोग क्या हो गए, बेकार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर लोग विलेज में से सिटी में आने लगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं था सिटी में भी, सिटी में भी मशीनें आ गई थी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, यानी चॉस हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था, टर्मोइल हो गया था। कहाँ पे, यूरोप में। कौन से सालों में, ये 18 ईयर्स में। इतना बड़ा बैड इफेक्ट। फिर और एक बैड इफेक्ट हुआ, फूड स्टारवेशन हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, पुअर कैन नॉट अफोर्ड इट, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई। तो ये सब इफेक्ट हुए रिवॉल्यूशन के। फिर जुलाई रिवॉल्यूशन, ये सब स्टॉप करने के लिए जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, इन फ्रांस में हुआ था जुलाई रिवॉल्यूशन। इन सो इन 1830 द बर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन। लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और बर्बन किंग को और एक बार वहां से क्या कर दिया, हटा दिया गया, क्योंकि लोगों को लगता था ये जो किंग है इसी की वजह से हो रहा है हमारा। एक्चुअली वो किंग कुछ नहीं कर पा रहा था, एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से उसको सब करना पड़ रहा था, वो सिर्फ नाम का राजा था। लेकिन लोगों को लगता था इसकी वजह से हो रहा है, इसने साइन किया, दैट्स वाई उसको लोगों ने क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया। ये था बहुत बड़ा ग्रेट रिवॉल्यूशन जुलाई में, जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वॉज स्टार्टेड, और एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वहां पे स्टार्ट की गई, जिसका हेड था लुइस फिलिपी, बिकम द हेड। समझ में आया आपको? 100% प्रश्न आता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुई, 3 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, ध्यान रखना। एक जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1830 में, दूसरी ब्रुजेल रिवॉल्यूशन, ये बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। मतलब पहले बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम एक थे, फिर उसके बाद में बेल्जियम क्या हुआ, सेपरेट हुआ। तो ये एक था। पर देखो पहले जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुई, बर्बन किंग को फेंक दिया, फिर लुइस फिलिप को लाया। दूसरी मैंने बताया ब्रुसेल रिवॉल्यूशन, जो बेल्जियम गॉट सेपरेटेड हुआ यूनाइटेड किंगडम से, नीदरलैंड से। फिर तीसरी रिवॉल्यूशन हुई ग्रीक वॉर, ग्रीक में इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ 1821 में तो 1832 बराबर। उसकी वजह से भी क्या हुआ, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन सालों में ब्रिटिश ने, ग्रीक ने बहुत स्ट्रगल किया फ्रेंड इंडिपेंडेंस के लिए। दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक एंड वेस्टर्न यूरोप, और फिर उन लोगों को सब जगह से क्या मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा। इवन वेस्टर्न लोगों ने भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। इवन आर्टिस्ट लोग भी, कुछ आर्टिस्ट लोगों ने भी अब कुछ लेख लिखे, आर्टिस्ट लिखा, और कुछ पोस्टर बनाए और लगाने लगे। यानी उन लोगों को भी क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। पोएट्स लोगों ने भी कुछ पोएम्स वगैरह लगा के लोगों को क्या क्या उकसाया बोलते हैं अपन, बराबर इंस्पायर किया। तो ये था ग्रीक का वॉर, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर ट्रिएटम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइन, फिर वहां पे ट्रिएटी ऑफ, जैसे वियन्ना हुआ था वैसे कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइन इन 1832 में, एंड ग्रीक गॉट फ्रीडम। और एट लास्ट ग्रीक को क्या मिला था, फ्रीडम मिला। सबको समझ में आ रहा है ना भैया? ओके, चलते हैं। फिर एक कंसेप्ट, नई कंसेप्ट सामने आई, जिस कंसेप्ट का नाम था रोमांटिसिज्म। अभी आपको लगता होगा रोमांस होगा फिर, नहीं भाई, ये जो तुम्हारे स्कूल और कॉलेजेस में होता है ना रोमांस वगैरह, वो नहीं है। रोमांटिसिज्म का मतलब था फ्रेंड लव रिगार्डिंग कंट्री, बराबर। देखो वहां पे मैंने सिंपली लैंग्वेज में बोला, लेकिन सच में स्ट्रक्चर अगर लैंग्वेज में देखते उसको क्या है, अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड साइंस एंड रीजन, यानी जो साइंस के ऊपर चलता था, रीजन के ऐसा नहीं। इंट्रोड्यूस हार्ट एंड इमोशन, जिसमें हार्ट और इमोशन को ज्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है। तुम्हारा हार्ट क्या कहता है, तुम्हारी भावना क्या कहती है, ओके तुमको जो अच्छा लगे वो करे, उसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अ कंसर्न ऑफ रोमांटिक्स वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ
shared collective heritage and a common cultural past and arousing nationalism. फिर क्या हुआ, जे जहां जहां कुछ लैंग्वेज देखो, कुछ लोगों की यूरोप में पहले कैसा था, सब ऐसे कौन सा भी समाज कहीं पे भी स्प्रेड हुआ था, कौन से भी लैंग्वेज के लोग कहीं पे भी क्या हुए थे, बसे हुए थे। ऐसा नहीं था कि चलो भाई ये एक लैंग्वेज के लोग एक जगह पे थे, ये एक कल्चर के लोग एक जगह पे थे, एक क्रीड के लोग एक जगह पे थे, एक कलर के लोग एक जगह पे थे, ऐसा नहीं था। है ना, जिनको जहाँ पे सुटेबल लगा वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे। बराबर। तो सबको बाद में ऐसा लगने लगा कि नहीं साला, हमारा हमारा कल्चर के लोग एक जगह पे आने चाहिए, उसको बोलते हैं इथनिक कल्चर। बराबर। तो ऐसा लोगों को लगने लगा, इसका ये जो लगने लगा नेशन के प्रति जो प्यार लगने लगा कि नहीं, ये हमारे कल्चर के लोग, हमारे क्रीड के लोग, हमारे लैंग्वेज सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह पे आना चाहिए और उनका एक कल्चर या नेशन बनाना चाहिए। तो ये जो फीलिंग थी इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। उसी का नाम रोमांटिसिज्म से पैदा हुई नेशनलिज्म। गॉट इट। लेकिन नेशनलिज्म बड़ी कंसेप्ट है रोमांटिसिज्म से। ओके। लैंग्वेज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। फिर जो जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनके सेंटिमेंट्स बढ़ गए, उन लोग भी अपने इमोशन एक दूसरे के साथ फीलिंग कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, नहीं हमारा भी ऐसा होना चाहिए। फिर क्या हुआ, कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द आइडिया ऑफ नेशन। फिर कल्चर, सेम लैंग्वेज वाले पीपल, सेम कल्चर वाले लोग या सेम क्रीड के लोग बराबर एकत्र आने लगे, इकट्ठा आने लगे। फिर आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, संगीत वगैरह ऑल्सो प्लेज एन एक्सप्रेसिंग अ नेशनलिस्ट फीलिंग। और इस प्रकार से लोगों के मन में कविता से, आर्ट से नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के मन में तैयार होने लगी। After 1814, the nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. और सच में फ्रेंड 1814 से नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि बाद में सबसे पहले यदि डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई होंगी तो यूरोप में, और यूरोप में ही उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आने लगे। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे मेरे 2 पार्ट्स खत्म हुए हैं, 2 टॉपिक खत्म हुए हैं, लेसन खत्म अभी भी नहीं हुआ है। लेसन का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट लिए थे। जो 2 पार्ट, पहले पहला वाला पार्ट था राइज ऑफ नेशनलिज्म, दूसरा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बराबर, ये टॉपिक अपने देखे। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। यदि आपको रिगार्डिंग दिस पार्ट यदि कुछ प्रॉब्लम वगैरह लगता है या आपको कुछ शंकाएं हैं तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। I will be surely solve your problem. Okay. Thanks for watching. Please subscribe my channel and enjoy the new educational videos. Thank you. Bye.